नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने किया है और इस दौरान उन्होंने देश हित में शिक्षा का क्या महत्व है, ज्ञान का क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, सरकार के अन्य मंत्रीगण, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा संस्थाओं के निदेशक, सभी शिक्षकगण, शिक्षाविद, देवी और सज्जनों, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का यह आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है, हमारी युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहां उपनिषदों में भी कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहां मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। और इसलिए शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। मैं इस अवसर पर महामना मालवीय जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं। मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूं। आप इन सब के साथ साथ मेरे भी मेहमान हैं। मुझे विश्वास है कि व्यवस्थाओं में ज्यादा आपको असुविधा नहीं होगी। प्रबंध करने का सबने भरपूर प्रयास भी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो वो दोष मेरा रहेगा। और एक होस्ट के नाते कोई भी आपको असुविधा हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले से मांग लेता हूं। साथियों, मैं अभी एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं।
यहाँ मध्याह्न भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज किचन का काम था, लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के 10-12 साल की उम्र के बच्चों के साथ गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिला। और वहां से निकल करके यहां आया हूं। और मैं उनसे सुनकर के आया हूं और आपको सुनाने आया हूं। और मुझे कहना होगा, और मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा तो जिस स्कूल के बच्चों से आज मुझे मिलना हुआ है, मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया होगा। मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ, 10-15 मिनट का ही वो अवसर था मेरे पास, लेकिन जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। जो टैलेंट वो बच्चे वहां प्रस्तुत कर रहे थे, आपके परिवार में भी अगर आपका पोता नाती अगर ऐसी टैलेंट आपके सामने रखेगा, तो जब भी मेहमान घर में आएंगे आप उसको खड़ा कर देंगे, जरा देखो मेहमान आए, वो तुम सुनाओ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी का ये सामर्थ्य, उनकी क्षमता, जब वो आप जहां है वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए। ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। और मुझे विश्वास है कि अगले 3 दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्श होगा, उससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रभावी दिशा मिलेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ऐसी व्यवस्था बनाकर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। आजादी के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ भी, लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहां शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी, और बनारस तो, मेरी काशी तो इसका जीवंत उदाहरण है। बनारस ज्ञान का केंद्र केवल इसलिए नहीं था क्योंकि ये अच्छे गुरुकुल और शिक्षण संस्थान थे। बनारस ज्ञान का केंद्र इसलिए था
क्योंकि यहां ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी मल्टी सेक्टरल थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराए, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की जो स्थिति है उसके जिम्मेदार केवल भाजपा सरकार है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश के किसानों के साथ ही भाजपा ने धोखा दिया है, चाहे संयुक्त मोर्चा के साथ समझौते की बात हो या फिर उनकी खरीद फरोख्त के मूल्य देना हो। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और पीडीएस व्यवस्था को लेकर जो देश के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। मैं शुरुआत करूंगा किसान से। बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ इस सरकार ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चाहे समझौते की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगना करने की 2022 में, यानी कि इसी वर्ष किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एमएसपी पे कमेटी बननी चाहिए थी। अभी तक अजय कुमार मिश्र टेनी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए था, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उन सारे वायदों को सरकार ना सिर्फ भूल गई है, मगर ऐसा लगता है कि ये आमदनी दुगना करने का वायदा और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के साथ, देश के किसान के साथ जो समझौता हुआ था एमएसपी पे, इन दोनों वायदों को सरकार ने उसी श्रेणी में डाल दिया है जिस श्रेणी में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के और काला धन विदेशों से लाकर 15 लाख देने के वायदे को सरकार ने डाल दिया। यानी कि उसको अलग अलग शब्दावली में आप अलग अलग संज्ञाओं से आप जुमला भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। अब मैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इंप्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नियत ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी रजीम, उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि एमएसपी से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है
रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो एमएसपी पे कमेटी बननी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो, आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, एमएसपी की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या, इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ, कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पे उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार एमएसपी प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी। सरकार ने किसान को धोखा तो दे दिया है आमदनी दुगनी करने के मामले में, और एमएसपी की कमेटी गठित करने के मामले में, संयुक्त किसान मोर्चा के समझौते के मामले में। मगर नीति आयोग की जो वक्तव्य आया, उससे लगता है कि अब जो कसर बाकी थी, नीति आयोग की जो ये स्टेटमेंट आई है, जो धोखे का, किसान के धोखे का जो घाव, विश्वासघात का घाव कमर पे होता है, पीठ पे होता है, किसान के से विश्वासघात करके उसकी कमर में जो घाव सरकार ने दिया है, नीति आयोग ये वक्तव्य देके उस घाव में नमक फेंकने का, मैं छिड़कने नहीं कहूंगा, नमक फेंकने का काम कर रहा है, ताकि किसान करा रहा है देश का सरकार के इस विश्वासघात से, और विश्वासघात के से भी ज्यादा जो जिस तरीके की आज ये नीति आयोग का वक्तव्य आया है, जिससे किसान, जो सरकार की किसान, किसानी और कृषि क्षेत्र में क्या नीतियां आने जा रही हैं, उसके सरकार ने एक झलक सरकार ने दी। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि आज आपने एक और सारे अखबारों में देखा होगा कि गेहूं को लेकर सरकार कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को कट कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। सरकार ने कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को, और यह बता रही है सरकार, जो कि सही भी है, कि गेहूं का जो स्टॉक है सेंट्रल पूल में, जो हम गेहूं का स्टॉक रखते हैं, वो 2008 के लेवल से भी नीचे चला गया, यानी कि 15 साल से सबसे कम स्टॉक है। मैं, ये तो सरकार जो बता रही है, जो सार्वजनिक जानकारी है वो है। मैं एक और चीज बता रहा हूं आपको, गेहूं का जो स्टॉक है वो 15 साल में सबसे कम है, लेकिन अगर आबादी के अनुपात में देखेंगे, ये तो रियल स्टॉक है, आबादी जितनी बढ़ रही है और कितनी आबादी में कितने गेहूं की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है देश में, ये 50 साल का सबसे लोएस्ट स्टॉक में पहुंच गया है। जब आपको याद होगा 60 के 70 के दशक में हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी गेहूं के, बड़ी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करना, उस लेवल के आसपास प्रति अगर हम व्यक्ति गेहूं के स्टॉक को देखेंगे, आबादी के अनुपात में देखेंगे, उस स्तर पे पहुंच गया है। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि जितनी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी वो प्रोक्योरमेंट इस साल नहीं हुई। उसका सरकार मौसम पे उसका दोषारोपण कर रही है कि मौसम के अनुसार प्रोडक्शन हमारा कम हुआ। सही बात है, जो मौसम की वजह से आज किसान को एक चोट पहुंची और हमारा गेहूं का उत्पादन वो नहीं रहा जो उम्मीद थी, जितना जो लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसका जो मुख्य, इसके अलावा जो मुख्य इसका कारण रहा, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वो है एक्सपोर्ट की पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को भी और गरीब आदमी को भी, दोनों को चोट कैसे पहुंचाई है, दोनों को चोट उतार दी। लगभग
10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ गेहूं। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस सीजन की बता रहा हूं मैं, इस सीजन में यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 3,500 क्विंटल तक पहुंची। हमारी एमएसपी लगभग 2,000 क्विंटल पे थी। इसका फायदा किसने उठाया? ट्रेडर्स ने। उन्होंने किसान से लिया, स्टॉक किया और 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं देश से बाहर चला गया। उसके बाद सरकार ने कहा कि अब बंद करो, एक्सपोर्ट बंद किया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। पहले हमारी मांग थी कि आप बोनस दो, आप बोनस दो 400 रुपए क्विंटल कम से कम, ताकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो हो और किसान के जेब में पैसा जाए, प्राइवेट ट्रेडर या एक्सपोर्टर के पास नहीं। बड़ी 3 कंपनियां, मैं उनके नाम अभी ले दूंगा, आपको पता है कौन कौन सी बड़ी कंपनी एग्रो ट्रेड में है, उनकी जेब में पैसा ना जाए, किसान के पास पैसा जाए। बोनस दो ताकि आपकी प्रोक्योरमेंट हो सके। लेकिन सरकार ने बोनस नहीं दिया। कारण क्या? इसका क्या नतीजा रहा? सरकार का टारगेट था प्रोक्योरमेंट का 50 मिलियन टन से ज्यादा, और कितनी प्रोक्योरमेंट हुई? 18 मिलियन टन। 56% प्रोक्योरमेंट कम हुई इस साल। मगर कुछ तो, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम था मौसम की वजह से, मगर मुख्य कारण यह था कि एक्सपोर्ट होकर बाहर चला गया। अब एक्सपोर्ट होकर बाहर चला गया तो उसके बाद सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हर प्रदेश, जिस प्रदेश के अंदर फूड ग्रेन पीडीएस की सप्लाई, यानी कि राशन डिपो के माध्यम से सप्लाई होती गरीब आदमी को, एनएफएसए और पीएमजीकेवाई जो हमारी योजनाएं हैं जिनको आप जानते हो, जिसका बड़ा ढिंढोरा भी पीटा कोरोना के टाइम में सरकार ने, उनमें जहां 60-40 का रेशियो था कि 60% गेहूं और 40% पैडी, वहां सरकार ने इस आप कह रहे कि बदल देंगे, हम करेंगे 40% गेहूं और 60% पैडी। कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स रहती हैं उन प्रदेशों के अंदर। गेहूं, आज गेहूं को लेके लाले पड़ गए देश में, सरकार को अपनी रेशो बदलनी पड़ रही है। और जहां पे 75% गेहूं भेजा जाता था पीडीएस में राशन डिपो पे, और 25% चावल भेजा जाता था, वहां पे रेशो बदल दी 60-40। और इसमें बहुत सारे प्रदेश, 10 प्रदेश मुख्य तो, जहां पे गेहूं का आवंटन का भारी कटौती सरकार ने करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतना कम बफर स्टॉक हो गया देश में गेहूं का, जो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में लें तो 15 साल में, और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से लें तो 50 साल में इतना कम गेहूं का खाद्यान्न का भंडारा नहीं हुआ। गेहूं का भंडारा देश के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उसमें 10 प्रदेशों में कटौती की जो स्टेटमेंट आई है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यहां ये प्रभावित प्रदेश हैं मुख्य तो, जहां पे गेहूं की जितनी आवंटन थी सरकार ने कहा कि आवंटन नहीं करेंगे। वहीं यूपी कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने कारागारों में मिलने वाले सुविधाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और आगे की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी है। और कोविड के दौरान कारागारों में बंद बंदियों से दिन में 1 बार मिलने की अनुमति को बढ़ाकर अब 2 बार उसे कर दिया गया। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस वार्ता में, आइए आपको सुनाते हैं। जो मिलाई पे, बंदियों के परिजनों की मिलाई पे बंदिश लगा करके कर दिया था, उसे पुनः 1 और बढ़ा करके 2 बार कर दिया गया। और प्रदेश की 23 कारागारों में पाकशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 29 चपाती मेकर मशीनों का आवंटन हमने कर दिया है, पूर्ण कर लिया है। इसमें आप कहिए तो जिले गिना दें या फिर जिले आपकी प्रेस नोट में हमारे में है।
पांचवा जो कार्य हमारा प्रदेश की कारागारों में आजीवन कारावास में निवृत्त 500 बंदियों की हमारी रिहाई की परिकल्पना थी और उसमें 500 से अधिक बंदी छूट गए हैं और अभी क्रियाशील हैं। लगभग 1200 बंदी छूटने की संभावना इसमें हमारी है। 27/5/22 को एक शासनादेश जारी हुआ है। पुराना जो एक महत्वपूर्ण विषय है, ये पुराना जो शासनादेश था उसमें आजीवन कारावास की सजा भुगतने के बाद भी 60 साल की आयु की एक बंदिश थी और जो नया शासनादेश लागू हुआ है उसमें 60 साल की आयु जो बंदिश थी वो खत्म की गई है। जैसे प्रैक्टिकल में 15 साल का लड़का किसी कारणवश आजीवन कारावास में जाता है और 16 साल की सजा काटने के बाद भी 16 और 15 31 साल हो गए, फिर उसे 60 साल की उम्र का इंतजार और करना होता था। महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि अपना जो उसने कृत्य किया है जिसमें वो जेल गया है उसकी सजा 16 साल और 60 साल की उम्र पूरी करने के लिए सजा 29 साल। एक अमानवीय था ये। इसका एक शासनादेश जारी हुआ है और वो 60 साल की जो बंदिश थी वो खत्म हो गई है। अब कोई भी बंदी आजीवन कारावास वाला 16 साल की सजा पूर्ण करने के बाद अपने घर जा सकेगा। बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये काम हुआ है। सभी हमारा एक लक्ष्य था कि सभी बंदियों की हम मेडिकल कराएंगे और लगभग हमारा वो काम पूर्ण हो चुका है। सभी बंदियों का मेडिकल परीक्षण सभी जेलों में उत्तर प्रदेश की में हो चुका है। बंदिश की मैंने बताई आपको कि मुलाकात एक थी, अब बढ़ा करके 2 कर दी गई हैं। प्रदेश की कारागारों में जो छोटे छोटे केसों में बंदी बंद थे, अब तक उन छोटे छोटे केसों से मुक्ति दिलाकर 2819 बंदी रिहा किए जा चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जिले की स्वयंसेवी संस्था, कौशल विकास मिशन, पॉलिटेक्निक, एमई के माध्यम से बंदियों को प्रशिक्षण, जो बंदी शिल्पकार में या कुछ अपने हस्तकला में कुछ जानते थे, उनको और बेहतर करने के लिए और उनको उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है। हमारी उसमें योजना यह है कि हम उन बंदियों को, प्रतिभावान बंदियों की प्रतिभाएं जेल की दीवार के अंदर बंद सिमट के न रह जाएं, उनकी प्रतिभाओं को आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाए और उनको ट्रेनिंग के लिए बेहतर करके उनकी जो भी प्रोडक्ट है वो आम जन तक पहुंचे, इसका भी प्रयास हमारा चल रहा है। सीधी भर्ती हमारी एवं जो प्रोन्नत जेल अधीक्षक हैं, हमारा ये भी एक 100 दिन की कार्य योजना में था। वो लोग उनका ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको जहां पदों की आवश्यकता थी, जहां उनके पद उन्हें देने चाहिए थे, वो सृजित कर दिए गए हैं। हमारे कई कारापाल के 16 कर्मियों को प्रोन्नत किया गया है। समूह काय एवं खा के कुल 14 अधिकारियों को वित्तीय एसीपी प्रदान किया गया है। वर्तमान चयन वर्ष में कंप्यूटर ऑपरेटर 73 और लिपिक के 2, आशु लिपिक के 7, जेल वार्डरों के 1582 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी
हम लोग शुरू कर रहे हैं। आंशिक रूप से जो कार्य हुए हैं, निर्माणाधीन जेल कारागार प्रयाग का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 92% पूर्ण हो गया है। इटावा की जेल में बिजली का काम शेष है, जो उसे पूर्ण करने की प्रक्रिया में हम लोग काम कर रहे हैं। जेल मैनुअल के प्रस्तावित संशोधन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु पत्रावली हमारे आगे बढ़ी है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि पुराना जो जेल मैनुअल था उसमें संशोधन करने की हमारी योजना है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। निर्माणाधीन जिला कारागार प्रयागराज के भी जो कार्य पूर्ण होने हैं, रुक जाओ, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, उसे भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। कारागारों में सुरक्षा एवं जो हमारे प्रक्रिया में है, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु 5 उच्च सुरक्षा कारागारों में विभिन्न आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था कराए जाने के वित्तीय वर्ष 2023 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है। कारागारों में सुरक्षा एवं सुविधा हेतु कारागारों में गोदाम, कैंपस, बाउंड्री वाल, तलाशी कक्ष, ट्यूबवेल, क्रैच, अस्पताल, आवास, पुलिस चौकी, ये सभी काम हमारे 22-23 में स्वीकृत हो और प्रक्रिया में है। नियमावली में संशोधन कर अपर महानिरीक्षक कारागार के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई के संबंध में नियमावली में संशोधन हेतु अंग्रेजी ड्राफ्ट कारागार मुख्यालय से 2024-6-2022 को प्राप्त हुआ तत्क्रम में आलेख के विपक्षीगण परामर्श पत्रावली कार्मिक नियमावली सेल को संदर्भित की गई है। प्रदेश के कारागारों में न्यायालयों में 7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इकाइयों का पुनर्स्थापन एवं कारागार मुख्यालय में मल्टी कॉन्फ्रेंस यूनिट की व्यवस्था कराए जाने हेतु 2022-23 में वित्तीय स्वीकृति का प्रस्तावित स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। कारागारों में हमारे कई कारागार ऐसी हैं, जैसे हमारे कई जिलों में जेलें नहीं हैं, तो पड़ोस के जिलों में उस जिले के बंदियों को भेजा जाता है। वहां ऐसे जहां भीड़ ज्यादा है वहां हम बैरकें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 17 बैरक एवं 15 एकल कक्ष के निर्माण से 489 बंदी क्षमता के सृजन हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। कारागारों में सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के 30 कारागारों में सीसीटीवी कैमरे की पुनर्स्थापना, कैमरों का विस्तार कराए जाने हेतु भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। एक जानकारी बाहर, जैसे माओं के साथ बंदी महिलाएं हमारी जो जेलों में है, उनके साथ बच्चे, जब हमने बच्चों को देखा, हम पहली बार जब जेल में गए तो माओं के साथ छोटे छोटे बच्चों को देखा। एक मानवीय दृष्टि से देखे तो एक 2 साल का बच्चा था। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं को जानकारी है, सबको जानकारी नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं। केवल शरीर पे उसके कच्चा बनियान थी। हम जब पहुंचे महिलाओं बंदियों से मिलने के लिए तो मां ने कहा, बेटे नमस्ते करो। लड़के ने हाथ जोड़ के नमस्ते की। 2 साल का लड़का था और मैं नमस्ते ले पाया, इतने में बच्चे ने पैर छू लिए। वो दृश्य मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया। उसी समय मन में विचार आया कि मां के साथ इस बच्चे का क्या दोष है जो जेल में है। उसके बाद एक दूसरी घटना हमने देखी। हम अपने ऑफिस से जब आवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी जिसमें महिला बंदी थी, हो सकता है वो पेशी से लौट रहे हों, क्योंकि दोपहर के बाद का समय था। गाड़ी में मैंने देखा कि महिलाएं बंदी थी और बच्चे, छोटी छोटी बच्ची लड़कियां भी थी उसमें। देखा तो हाथ की जाली, गाड़ी में जो जाली थी
हाथ जाली पर रख करके बाहर की दुनिया को झांक रही थी। वो बड़ा दृश्य जब मैंने देखा तो हृदय मेरा बहुत द्रवित हुआ कि इन बच्चों का खेलने कूदने का जो समय है वो माओ के साथ जेल में और बाहर भी आए हैं तो जाली से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। उसी समय मैंने दूसरे दिन एक बैठक बुलाई अपने विभाग की और कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जेलों में अच्छी तरह से हो, खेलने कूदने की व्यवस्था हो, बच्चों के हिसाब से नियम के अनुसार जो भोजन की व्यवस्था हो उनकी भोजन की व्यवस्था हो और बच्चे पूरे दिन माँ से दूर रहे बैरक से। क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि बैरकों में महिला हो या पुरुष हो उनकी चर्चा सिर्फ पूरा दिन यही रहती होगी कि तुम इस केस में, मैं इस केस में। दिमाग में यह था कि बच्चों की मनोदशा पर प्रभाव जरूर रहेगा, बच्चे उस मनोदशा से बाहर जाएं। इसलिए निर्णय लिया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो और वो खेलने कूदने की व्यवस्था हो, माँ से दूर रहे, रात को सोते के समय बस माँ के साथ जाएं। और ये व्यवस्था हमने की और कई जेलों में उसका परिणाम ये आया, कई जेल अधीक्षकों ने बच्चों को जेल से बाहर शहर में अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा दिया है। उसका परिणाम ये है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।